जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को जिन खबरों के बारे में बताऊंगा उनमें ग्रीस का पेट्रियट मिसाइल सऊदी अरबिया में डिप्लॉयमेंट से लेके चाइना के FC-31 फाइटर और पोलैंड द्वारा खरीदे जाने वाले C-130 एयरक्राफ्ट से लेके रशिया का नया मिसाइल हंटिंग रैडर तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि संभावित ग्रीस और सऊदी अरबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है, जिसके बाद ग्रीस अपने पेट्रियट मिसाइलों को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर सकता है। इवन इन संभावनाओं को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि संभावित ऐसा एग्रीमेंट ग्रीस के उच्च अधिकारियों के सऊदी अरेबिया दौरे के दरमियान हो सकता है। ग्रीस सिटी टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल के दिन ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के राजधानी मतलब रियाद पहुंचेंगे और संभावित एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर उसी दिन होगा। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल ही दोनों देशों के बीच में मुद्दों को लेकर चर्चा हो चुका था और विषय को फाइनलाइज भी कर लिया गया था, पर पिछले साल के महामारी की वजह से इसे संपूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, पिछले साल यमन के बागियों द्वारा जब अरामको के ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला किया गया था, तो उसके बाद ही ग्रीस के तरफ से सऊदी अरबिया में पेट्रियट मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के ऊपर सोच विचार किया गया था, जबकि 2 साल पहले ही ग्रीस के गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन के द्वारा भी इन बातों का जानकारी दिया गया। जबकि माना जा रहा था कि अक्टूबर 2019 में ही ग्रीस के तरफ से ये डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ग्रीस से इन मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा सऊदी अरबिया की तरफ से उठाया जाएगा, जबकि सऊदी अरबिया द्वारा यह भी बताया गया है कि ग्रीस के पेट्रियट मिसाइलों को PSC-3 वर्जन में अपग्रेड करने के लिए भी सऊदी अरबिया द्वारा फंड जारी किया जाएगा। इवन इन मिसाइलों को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 40 मिलिट्री पर्सनल और कुछ नॉन ऑफिशियल पर्सन को भी ग्रीस के तरफ से सऊदी अरबिया के लिए रवाना किया जा सकता है, जिनके द्वारा इन मिसाइलों के परिचालन के साथ साथ मिसाइलों के मेंटेनेंस का भी काम किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिला के ग्रीस और सऊदी अरबिया के बीच में अगर ये समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो जाता है, तो ये एक तरफ जहां पे सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन देगा, तो वहीं पे मिडिल ईस्ट के अंदर ग्रीस को भी ताकतवर बनाएगा। जबकि दूसरी तरफ टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान, जो ग्रीस के घोर विरोधी है, उनके द्वारा भी ग्रीस के खिलाफ जो हरकत करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भी काउंटर करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, अब चलिए चाइना के FC-31 मतलब J-31 एयरक्राफ्ट के अपडेट के बारे में जानते हैं। हाल ही में चाइना के ग्लोबल टाइम्स मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस की तरफ से WeChat में ये जानकारी दिया गया है कि चाइना के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए जो फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो असल में FC-31 मतलब J-31 का ही वेरिएंट होगा। दोस्तों, चाइना द्वारा बीते कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि अमेरिका के जैसे चाइना भी अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को तैयार कर सके, और खाली इतना नहीं बल्कि इसमें स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करे। चाइना इस प्रयास में अपने J-31 या फिर FC-31 फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भी कर रहा था, पर फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बनाने के अलावा चाइना को ज्यादा कोई सक्सेस नहीं मिला है। चाइना इन एयरक्राफ्टों को कैरियर बेस एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हाल ही में एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को लेके जिस तरीके के खबर का खुलासा हुआ, उसके बाद चाइना का ये सपने के ऊपर फार्मी फेरने जैसा सिचुएशन तैयार हो गया था। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के रिलेटिवली कम पावर वाला इंजन और रेंज के कैपेसिटी कम होने की वजह से एयरक्राफ्ट को एक बेहतरीन कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं माना जा सकता। जबकि कई जगहों में तो यह भी कहा जाता है कि इससे बेहतर तो MiG-29 जैसे पुराने जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो इससे ज्यादा वजन लेके ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकता है। पर अब चाइना के कंपनियों का कहना है कि कंपनियों द्वारा एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि इसे एक बेहतर 5th जनरेशन के कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा सके। दोस्तों, इवन चाइना जो J-20 को लेके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने का दावा करता है, उसमें भी कई सारे खामियां हैं, लेकिन देखना यह है कि चाइना क्या समय तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप कर पाता है कि नहीं। दोस्तों, J-31 एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जाता है कि ये एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका लंबाई 17.3 मीटर और विंग स्पैन करीबन 11.5 मीटर है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 किलोग्राम और मैक्सिमम रफ्तार करीबन मार्क 1.8 के आसपास है। जबकि एयरक्राफ्टों के रेंज को लेकर कहा जाता है कि ये 1250 किलोमीटर के रेंज तक की उड़ान भर सकता है, और एरियल रिफ्यूलिंग या इंटरनल फ्यूल के अलावा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के सहारे ये सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट में 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है, जबकि एक इंटरनल वेपन बे भी है, जिसका कुल क्षमता 8000 किलोग्राम के हथियार और फ्यूल कैरी करने का है। दोस्तों, फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ RD-93 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चाइना इसमें WS-19 इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, वीडियो का तीसरा अपडेट पोलैंड के एयरफोर्स की तरफ से है, जहां पे बताया जा रहा है कि पोलैंड द्वारा पुराने 5 अमेरिकी एयरफोर्स के C-130H हरकुलिस एयरक्राफ्टरों को खरीदा गया। दोस्तों, इस जानकारी को पॉलिश मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से बताया गया है, और उनके बयान के मुताबिक अप्रैल 12, 2021 के दिन पोलैंड और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हो चुका है। इवन उनके तरफ से बयान में यह भी बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को पोलिश एयरफोर्स के 33वां एविएशन बेस में ही तैनात किया जाएगा। दोस्तों, इवन माना यह
जा रहा है कि अगर सब कुछ सही चला तो इस साल के अंत तक पोलिश एयरफोर्स को इन 5 एयरक्राफ्टों में से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी भी संभव हो सकता है, जबकि इनमें से सबसे आखिरी एयरक्राफ्ट मतलब 5वां एयरक्राफ्ट का डिलीवरी संभावित 2024 के मध्य तक हो। दोस्तों पोलिश एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अपने पुराने हो चुके C-130E हरकुलिस एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ये जो पुराने C-130E हरकुलिस एयरक्राफ्ट है ये 1970 के दशक में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये पुराने 5 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से अपग्रेड भी किया जाएगा और इनमें नया जनरेशन के इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा ताकि इन एयरक्राफ्टों को और लंबे समय तक ऑपरेट करने लायक बनाया जा सके। दोस्तों अब चलिए वीडियो का चौथे अपडेट के बारे में बात करते हैं, मतलब फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर की तरफ से बनाया जाने वाले नया एस्केलॉन कॉन्सेप्ट के बारे में। हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर द्वारा एक एस्केलॉन नामक एक नया कॉन्सेप्ट को आगे रखा गया है, जिसका असल मीनिंग ऑटो लोडेबल एंड स्केलेबल आउट परफॉर्मिंग गन। दोस्तों खबरों के मुताबिक लिकलेयर के ऑटो लोडेड गन के रिक्वायरमेंट को देखते हुए एस्केलॉन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, जो असल में एक नया गन का कॉन्सेप्ट है और ये एक ऐसा गन होगा जो भविष्य के हेवीली आर्म्ड टैंकों को भी तबाह कर पाएगा। इवन दोस्तों नए रिपोर्टों के मुताबिक संभावित ये एक 130 मिलीमीटर के ऑटो लोडेड टरेट वाला गन हो, जो लेकलेयर के अलावा फ्यूचर जनरेशन के टैंकों में भी इस्तेमाल किया जा सके। गन को काफी हद तक पहले के गनों के तुलना में ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा मारक क्षमता वाला बनाया जाएगा। साथ में इसके पास इतना पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होगा कि ये आसानी से दुश्मन के भारी भरकम और प्रोटेक्टेड टैंकों को भी भेद पाएगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट मतलब रशिया के नया हाइपरसोनिक मिसाइल हंटिंग रडारों के बारे में जानते हैं, जिसे रशिया द्वारा इस साल के अंत तक नॉर्वे के बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने के क्षेत्र में दुनिया में अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है। इवन मिसाइल डिफेंस के कैपेबिलिटी में भी रशिया कई सारे देशों से काफी आगे है। इवन माना तो ये भी जाता है कि रशिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब S-500 और S-400 है, ये दुनिया के सबसे एडवांस तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेके जो मिथ है, मतलब माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ पाना या काउंटर कर पाना काफी मुश्किल है, तो वहीं पे इन मिथों को दूर करने के लिए रशिया द्वारा एंटी हाइपरसोनिक रडारों का भी तैयारी किया गया है। दोस्तों रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ रेजोनेंस एन नामक एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल रडार को इस साल के अंत तक कॉम्बैट ड्यूटी के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हाल ही के कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा साल के अंत तक इन रडारों को आर्कटिक रीजन में मतलब नॉर्वे बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही तैनात किया जा सकता है। दोस्तों इससे पहले रेजोनेंस इन रडारों का डिप्लॉयमेंट पिछले साल नवंबर महीने में नोवाया जमलिया रीजन में किया गया था, जो कि रशियन शहर शोयना और इंडिगा के नजदीक है। दोस्तों इस तरीके के हाई कैपेबिलिटी रडारों को ओवर द हॉराइजन रडार भी कहा जाता है और रशिया ये पहला ऐसा कोई रडार का डेवलपमेंट नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी रशिया द्वारा ऐसे ओवर द हॉराइजन रडारों का डेवलपमेंट किया जा चुका है। पर रेजोनेंस इन रडारों को लेकर कहा जाता है कि ये अब तक के सबसे ताकतवर रडारों में से एक है, जिसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने का क्षमता है। इवन हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने वाले मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को करीबन 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में और 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी ये रडार डिटेक्ट कर सकता है। इवन नॉर्वे के बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉयमेंट के बाद इन रडारों के बदौलत रशिया अब पूरा का पूरा यूरोप से लॉन्च किए जाने वाले किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट करने का क्षमता हासिल कर चुका है, जबकि इससे अब रशिया के डिफेंसिव कैपेबिलिटी जहां पे बढ़ा है, तो वहीं पे रशिया के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे भी और कारगर रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।